हेलो फ्रेंड्स, मैं बलविंदर ओझा आपका इंश्योरेंस अंकल फिर से हाजिर हूँ हेल्थ इंश्योरेंस के एक नई टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। आज की टॉपिक जिसके हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है रिजेक्शन ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम। हम लोग हेल्थ की इंश्योरेंस पॉलिसी इसलिए लेते हैं कि कल को हमें किसी इलनेस या बीमारी या एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए और उसका जो भी हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट है वो हमें खुद से ना भरनी पड़े और ट्रीटमेंट कॉस्ट जो है इंश्योरेंस कंपनी भर दे। लेकिन जब भी कोई क्लेम रिजेक्ट होता है तो हमें बहुत ही निराशा होती है और हमारे फाइनेंशियल लॉस भी हो जाता है। तो आइए आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे कि किन कारणों से हमारा जो है हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाता है और उससे कैसे बचा जा सकता है, हम कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं और क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। सबसे पहले और फोरमोस्ट कारण जो हेल्थ रिजेक्शन क्लेम का होता है वह नॉन डिस्क्लोजर ऑफ दी प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज, अपनी पुरानी बीमारियों को छुपाना। जब हम कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो इंश्योरेंस पॉलिसी देते समय हमें प्रपोजल फॉर्म में ये डिक्लेयर करना पड़ता है कि हमें जो है आज की डेट में ये बीमारियां हैं और ये हमारी सर्जरी वगैरह हो चुकी है या ये ट्रीटमेंट चल रही है, हमारे को बीपी वगैरह या शुगर की कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, थायराइड की प्रॉब्लम है या नहीं है। और इसके साथ ये भी बताना होता है कि हम एक ड्रिंकिंग करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, तो ये सारे के सारे प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज़ में आता है और मटेरियल फैक्ट में आता है। अगर हम इनमें से कोई भी बात इंश्योरेंस हेल्थ पॉलिसी लेते समय छुपाएंगे और जब हमारा क्लेम होगा, इंश्योरेंस कंपनी जब केस को इन्वेस्टिगेशन करती है और हमारी एडमिशन का कारण कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ बनती है या उससे चाहे वो उस प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ का डायरेक्ट रिलेशन हमारी फ्रेश एडमिशन से हो या ना हो, तो भी इंश्योरेंस कंपनियाँ जो हमारा क्लेम रिजेक्ट कर देती है। तो ये बात हमें हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लें, हम इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ और अपनी हेल्थ कंडीशंस और प्रीवियस सर्जरीज कुछ भी ना छुपाएं, ताकि इस कारण से हमारा क्लेम कभी भी रिजेक्ट ना हो सके। अब इसका जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है, जब भी हम नई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं उसमें इनिशियल एक वेटिंग पीरियड होता है। वेटिंग पीरियड में 30 डेज़ की क्लॉज होती है। तो जब भी कोई एडमिशन या ट्रीटमेंट विद इन 30 डेज़ इलनेस के लिए लेंगे या डिसीज़ के लिए लेंगे तो 30 डेज़ में जो है वो बीमारी कवर नहीं होती है। हाँ, नेक्स्ट ईयर अगर इस पॉलिसी का कॉन्टीन्यूस रिन्यूअल होता है तो ये 30 डेज़ की क्लॉज तब ये नहीं लगती है। ये 30 डेज़ की क्लॉज तब भी नहीं लगती है इनिशियल पॉलिसी में जब कोई किसी की एडमिशन जो है हॉस्पिटलाइजेशन से होती है, एक्सीडेंट की वजह से होती है किसी की हॉस्पिटलाइजेशन। तो ये सिंपल रूल ये है कि 30 डेज़ में अगर कोई एडमिशन जो है बीमारी की वजह से या इलनेस की वजह से होगी तो क्लेम पे नहीं होगा। अगर एडमिशन जो है एक्सीडेंट की वजह से होगी क्योंकि तो क्लेम पे हो जाएगा, क्योंकि एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकता है, इसलिए 30 डेज़ का पीरियड एक्सीडेंटल एडमिशन के ऊपर नहीं लगता है। और इसके बाद जो होती है स्पेशल कुछ डिसीज़ होती हैं, स्पेसिफाइड पीरियड की जो है इंश्योरेंस कंपनियाँ वेटिंग पीरियड लगाती हैं, जैसे कि कैटरेक्ट है, हर्निया है, स्टोन्स है, किडनी स्टोन है, गॉल ब्लैडर स्टोन है, तो इनको हम बोलते हैं स्लो ग्रोइंग डिसीजेस। तो इसका एकदम पता नहीं चलता है। तो जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेते हो तो इंश्योरेंस कंपनी को नहीं पता होता कि आपके अंदर ये बीमारी डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है। तो इन सभी जो स्लो ग्रोइंग डिसीज है उसके लिए एक वेटिंग पीरियड होता है 2 ईयर्स पीरियड। अगर इन स्लो ग्रोइंग डिसीज में किसी भी कारण से हम कोई एडमिशन ले लेते हैं तो पहले 2 साल उसका क्लेम पे नहीं होगा। तो जितनी भी ये जो आपकी स्पेसिफाइड डिसीज़ का वेटिंग पीरियड है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखा रहता है, तो आप उसको कृपया ध्यान से पढ़ लें कि आपकी कौन कौन सी बीमारी है जो पहले 2 साल में कवर नहीं होगी या स्पेसिफाइड वेटिंग पीरियड लगा हुआ है उसके। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनदर रीज़न फॉर दिस इज परमानेंट एक्सक्लूजन। परमानेंट एक्सक्लूजन क्या होता है कि जब भी हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो कुछ चीज़ें जो है इंश्योरेंस पॉलिसी कभी भी कवर नहीं करती है। उसमें से जैसे बेरियाट्रिक सर्जरी है, मोटापे को कम करने के लिए कोई सर्जरी है, तो वो कभी भी किसी हॉस्पिटलाइजेशन में जनरली कवर नहीं होती है। और आप अगर कोई रूटीन डेंटल ट्रीटमेंट वगैरह कराते हो या कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करवाते हो तो वो भी जो है हमेशा के लिए एक्सक्लूड होती हैं। इसके अलावा जो ड्रग्स की एडिक्शन की या कोई अल्कोहलिक एडिक्शन की ट्रीटमेंट होती है वो भी इंश्योरेंस पॉलिसियाँ कवर नहीं होती हैं। तो परमानेंट एक्सक्लूजन की एक लंबी लिस्ट होती है जो आपकी जो है पॉलिसी में रहती है, शेड्यूल में उसमें दिया होता है। तो आपको सभी परमानेंट एक्सक्लूजन का ध्यान रखना है कि उन बीमारियों से आपको कभी भी कोई भी पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाला नहीं है। तो इस कारण से कोई क्लेम, अगर आपकी कोई डिसीज़ जिसकी आप ट्रीटमेंट परमानेंट एक्सक्लूजन में आएगी तो इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम जो है पे नहीं होता है। नेक्स्ट फॉर्मेट्स कंडीशन इज 24 ओवर एडमिशन हॉस्पिटलाइजेशन रूल। ये वो रूल होता है कि जिसके अंदर आप कभी भी हॉस्पिटल में जाते हो और आपने ट्रीटमेंट लेनी है तो आपको कितने पीरियड के लिए एडमिट होना होगा पड़ेगा, ताकि जो है आपका जो वो है आपका क्लेम कभी भी रिजेक्ट ना हो हॉस्पिटलाइजेशन में जाके।
तो 24 आवर तो हॉस्पिटलाइजेशन जो होनी है वो 24 आवर चाहिए और वो इंडोर हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए। मींस ऐसी बीमारियां जिसकी ट्रीटमेंट घर पे या ओपीडी में रह के ना होगे, हॉस्पिटलाइजेशन में हो, और हॉस्पिटलाइजेशन भी कम से कम जो है 24 आवर्स की हॉस्पिटलाइजेशन रहे, तो ही वो बीमारियां जो है कवर होती हैं। इसमें से कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो डे केयर में ट्रीटमेंट हो सकती हैं। तो ये मेन रूल की एक्सेप्शन है कि अगर कुछ बीमारियां जो डे केयर में, जैसे टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से आजकल दिन में ही हो जाती हैं और उसके में बहुत कम समय लगता है, तो उसके लिए जैसे कि केमोथेरेपी है, केमोथेरेपी भी जो है वो डे केयर में कवर हो जाती है। कैटरेक्ट सर्जरी है वो भी डे केयर में कवर हो जाती है। तो ऐसी जितनी भी डे केयर की जो भी बीमारियां जिसको कवर होती हैं वो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखी रहती हैं। तो यू मस्ट गो थ्रू दी पॉलिसी कि उसमें से डे केयर प्रोसीजर कौन कौन से कवर कर रखे हैं। अगर आपकी डे केयर में हॉस्पिटलाइजेशन जो बीमारियां दे रखी हैं उसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन तो वो ज़रूर आपको हो जाएगी, डे केयर में कवर हो जाएंगी और 24 आवर्स की हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज जनरल रूल इज़ कि हमें कोई भी क्लेम हॉस्पिटलाइजेशन का एडमिशन तभी होएगा जब हमारी कम से कम 24 आवर्स की इंडोर हॉस्पिटलाइजेशन होएगी। नेक्स्ट इज़ फ्रॉडुलेंट क्लेम्स। फ्रॉडुलेंट क्लेम वो होते हैं कि जब आपकी कोई एडमिशन हुई ही नहीं तो आपने क्लेम करने की सोची। जब कभी भी कोई इंसान किसी हॉस्पिटल के स्टाफ की कनाइवेंस से या डॉक्टर की कनाइवेंस से कोई ऐसा क्लेम करता है जो कि हुआ ही नहीं है, सिर्फ पेपर्स में उसने एडमिशन दिखा दी 3 दिन 5 की, और उसमें 3 या 5 दिन की, और उसमें बीमारी लिख दी और उसमें डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के लगा दिए, और यहाँ कोई बिल एक्चुअल में हुआ था उसका फैब्रिकेटेड बिल लगा दिया या डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जाली बना के लगा दी, और वो उसका क्लेम आपने अगर इंश्योरेंस कंपनी में कर दिया और इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि ये फैब्रिकेटेड केस है, तो फैब्रिकेटेड और फ्रॉडुलेंट केस जो है कभी इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करती है, सभी सभी रिजेक्ट हो जाते हैं। इन केसेस का जो रिजेक्शन होती है वो बहुत ही भयंकर नतीजे होते हैं। एक तो आपकी पॉलिसी कैंसिल हो जाती है, आपको जो है उसका प्रीमियम का रिफंड भी नहीं मिलता है, आपका क्लेम भी नहीं मिलता है क्योंकि बेसिकली वो फ्रॉडुलेंट होता है। इसके अलावा आपका जो नाम है वो जो भी फ्रॉडुलेंट करता है उसका नेशनल डाटाबेस फ्रॉडुलेंट क्लेम का डाटाबेस होता है, उसमें ये वो नाम रिपोर्ट कर दिया जाता है। अगर वो नाम वहाँ पे रिपोर्ट आया है तो सभी लोग इंश्योरेंस कंपनियां उसमें चेक कर सकती हैं कि किस आदमी ने या किस पॉलिसी के अगेंस्ट ये फ्रॉड हुआ था। तो उससे ये हो सकता है कि कल को दोबारा कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने पड़े तो उसके लिए भी दिक्कत आती है। नेक्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रीज़न इज जब भी हॉस्पिटलाइजेशन जस्टिफाइड ना हो, जहाँ नो एक्टिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो, ऐसी हॉस्पिटलाइजेशन के क्लेम भी नहीं मिलते हैं। मान लीजिए किसी आदमी को सर दर्द हो रहा है और चक्कर आ रहे हैं, तो वो ज़्यादा बार बार चक्कर आते हैं तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है। न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाके बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे तो चक्कर वगैरह आते हैं, तो डॉक्टर कहता है नहीं आपको तो MRI करानी पड़ेगी और EEG करवानी पड़ेगी, हेल्थ टेस्ट, ब्लड टेस्ट वगैरह करवाने पड़ेंगे। तो उन सब की जब टेस्ट की जब कॉस्ट पता करता है तो वो कहता है जी आपके तो 25,000 लगेंगे। तो डॉक्टर को रिक्वेस्ट करता है डॉक्टर साहब प्लीज़ हमें एडमिट कर लीजिए क्योंकि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, तो मेरी हेल्थ इंश्योरेंस भी 5 लाख की है तो उसमें से कर दो। तो डॉक्टर को तो ऐसे केस में प्रॉब्लम होती ही नहीं है, वो ठीक है आपकी एडमिशन कर देते हैं, उसकी हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती है और उसके बाद जो है वो जो है टेस्ट वगैरह शुरू हो जाते हैं। जब भी सारी वो टेस्ट रिपोर्ट वगैरह आती हैं तो सब में ओके आ जाता है कि उसको कोई भी बीमारी नहीं है, तो उसको फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और डिस्चार्ज समरी में लिखा है कि आपको सिर्फ जो है हम पेन किलर्स एडवाइस कर रहे हैं। तो इस केस में क्या हुआ, जो हॉस्पिटलाइजेशन थी वो सिर्फ डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए थी और किसी एक्टिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वहाँ पे नहीं हुई। जब भी किसी हॉस्पिटलाइजेशन में एक्टिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं होगी तो वो क्लेम इंश्योरेंस कंपनियाँ रिजेक्ट कर देती हैं। तो आज हमने मुख्य कारणों के ऊपर जो है जिनके कारण क्लेम रिजेक्ट है उसकी चर्चा करी है, और जिसमें से फॉरमोस्ट होता है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, और बाकी कारण भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो हम इसकी ये प्रिकॉशन ले सकते हैं कि जब भी हम कोई हेल्थ पॉलिसी लें तो उसमें से कोई भी अपनी बीमारी और एग्जिस्टिंग बीमारी, प्रीवियस ट्रीटमेंट कुछ भी ना छुपाएं, और हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ लें। जिसमें हमें ये पता रहना चाहिए कि कौन सी बीमारियां परमानेंट एक्सक्लूडेड है, कौन सी बीमारियों के लिए हमें जो वेटिंग पीरियड 2 साल का है या प्री एग्जिस्टिंग के लिए 3 साल का है। अगर हमें इन सब बातों का ज्ञान होगा तो हमारा कभी भी कोई हेल्थ क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा और हमें डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। आई होप आई एम एबल टू जस्टिफाई द टॉपिक, और आपको मैं सारा ये रिजेक्शन के कारण विस्तार से बता पाया हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी या आपके रिश्तेदार का कभी भी कोई हेल्थ क्लेम रिजेक्ट हुआ हो या कोई आपको किसी भी पॉलिसी की कंडीशन की कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।